दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट सीट पर मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच टक्कर होने की उम्मीद है। हालांकि कन्हैया कुमार को यहां मनोज तिवारी से ज्यादा अपनों से चुनौती मिल रही है। कांग्रेस के कई नेताओं ने कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी का खुलकर विरोध शुरू कर दिया है। बता दें कि कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद कांग्रेस के अंदर खटपट शुरू हो गई है। सोमवार को भी दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इस तुरूप के इक्के की उम्मीदवारी का विरोध हुआ। हालांकि सोमवार को कन्हैया कुमार से कहीं ज्यादा नॉर्थ वेस्ट सीट के कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज का विरोध हुआ। दिल्ली कांग्रेस में टिकट को लेकर चल रहा असंतोष प्रेस वार्ता के दौरान भी देखने को मिला। पार्टी कार्यालय परिसर में ही उत्तर पश्चिमी सीट से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उदित राज के खिलाफ खूब नारेबाजी की। इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि पार्टी ने अच्छे प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है, उनकी गाड़ी को घेरने की कोशिश भी की गई। इससे गुस्साए उदित राज ने कहा कि नारेबाजी करने और करवाने वाले नेताओं की वजह से ही कांग्रेस पिछले चुनाव में दिल्ली में 4% वोट पर सिमट गई थी। विरोध करने वाले पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान और पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार के खिलाफ आला कमान से लिखित शिकायत भी की है। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि उदित राज के खिलाफ विरोध को देखते हुए जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया जाएगा। उनसे आग्रह किया जाएगा कि इस उम्मीदवारी को लेकर पुनर्विचार करें। दिल्ली की राजनीति को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे कहते हैं, देखिए, राहुल गांधी की वजह से ही कन्हैया कुमार और उदित राज को उम्मीदवारी मिली है। राहुल गांधी कांग्रेस को राजनीतिक मोर्चे पर सक्रिय करने की हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी काफी नुकसान पहुंचा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता उदित राज और कन्हैया कुमार का विरोध कर रहे हैं। खास बात यह है कि यह कांग्रेस के बड़े नेताओं के कहने पर ही किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने दिल्ली में एक तरह का प्रयोग किया है। अगर यह प्रयोग सफल हो जाता है तो कन्हैया कुमार दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस के लिए भविष्य हो सकते हैं। इसलिए बीजेपी से ज्यादा चिंता की बात आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए होगी। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के तहत दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस के हिस्से में 3 में से 2 सीटों पर प्रत्याशी को लेकर पार्टी के अंदर ही घमासान चल रहा है। इसके बीच सोमवार को कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर अपने तीनों प्रत्याशियों का परिचय कराया है, जहां प्रत्याशियों ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी प्राथमिकताएं भी बताई है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। आज सुबह से ही आप समर्थकों ने सोशल मीडिया पर हल्ला मचा रखा था। जय बजरंगबली के नारे लगा रहे थे कि हनुमान जी की कृपा से केजरीवाल को इंसुलिन रूपी संजीवनी मिल गई। केंद्र सरकार और एलजी हार गए। फिर सौरभ भारद्वाज का वीडियो आ गया जिसमें वो हनुमान जी की गदा उठाए घूम रहे हैं। थोड़ी देर में सुनीता केजरीवाल की तस्वीरें और वीडियो आने लगे। उन्होंने प्राचीन हनुमान जी के मंदिर के दर्शन किए। अगली बार केजरीवाल जी के साथ आऊंगी ऐसा वादा भी किया। लेकिन यह नौटंकी सिर्फ समर्थकों का हौसला बढ़ाने के लिए होती है। कोर्ट में और भगवान के द्वारा ऐसी नौटंकी काम नहीं करती, और वही हुआ केजरीवाल के साथ। कोर्ट ने उन्हें 7 मई तक जेल में रहने का आदेश दिया है। लगता है हनुमान जी ने कृपा नहीं की, करते भी कैसे। हनुमान जी तो प्रसिद्ध है ऐसे छल कपट और नौटंकी पकड़ने में। दिल्ली शराब घोटाला कांड में सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई है। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। अब 7 मई को अगली पेशी होगी। उनके साथ ही कोर्ट ने के कविता की भी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल द्वारा आज यानी 23 अप्रैल को जेल से वीसी के जरिए न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश हुए थे। वहीं दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कुछ ही दिनों पहले जेल से रिहा हुए हैं। उसके बाद से वो लगातार अपने बयानों के कारण चर्चा में हैं। अब उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो एक ऐसा सच बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा। उन्होंने आगे इस सच को बताते हुए कहा कि दिल्ली का तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल के लिए यातना गृह बन गया है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब घोटाला में जेल में बंद है।
संजय सिंह ने इस दौरान जर्मनी के नाजी शासक हिटलर की याद दिलाते हुए कहा कि वो भी अपने विरोधियों के लिए यातना गृह बनवाता था। उन्होंने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय और एलजी उपराज्यपाल की निगरानी में रखा जा रहा है। बकौल संजय सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका कार्यालय 24 घंटे सीसीटीवी के जरिए उनका लिंक मंगा कर देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। संजय सिंह ने कहा, आखिर इतनी निगरानी क्यों है? क्या देख रहे हैं मोदी जी? आप क्या देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? यह देखना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को दवा खाना मिला या नहीं, वो कितना पढ़ लिख रहे हैं, वो कितना सो और जग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको क्या देखना है? 24 घंटे आपको ऑफिस को सीसीटीवी का लिंक क्यों चाहिए? आप यह देखना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल कितना बीमार हुए हैं, उनकी किडनी लीवर खराब हुई है या नहीं, उन्हें इंसुलिन मिला है या नहीं। संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य बिगड़ा या नहीं बिगड़ा। पीएम मोदी क्या यह देखना चाहते हैं कि उनका मनोबल कितना गिरा और वो कितना टूटे? संजय सिंह ने आरोप लगाया कि एलजी का ऑफिस भी इसी में लगे हुए हैं। दिल्ली में उपराज्यपाल यहां का काम छोड़कर यह देखने में लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल को कितनी प्रताड़ना और यातनाएं दी जा रही हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। सोशल मीडिया पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इस वीडियो को लेकर यूजर्स का कहना है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ति अल्पसंख्यकों में बांट देगी। इसके पहले भी जब इनकी सरकार थी तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। ताजा बयान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटी को पता चल जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, यह पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथों में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। लोग सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का वीडियो शेयर कर सवाल कर रहे हैं कि आखिर वे किस क्रांति की बात कर रहे हैं। हमसे छीन कर सब कुछ माइनॉरिटी में देने की क्रांति। आप भी देखिए राहुल गांधी के बयान को लेकर लोगों में किस तरह गुस्सा दिख रहा है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, मेहनत मैं करूं, टैक्स मैं भरूं और ये महज से मेरी मेहनत की कमाई दूसरों में बांट देंगे। मतलब यह तो मक्कारी को बढ़ावा देगा, कुछ भी बकलोली है। एक और ने लिखा, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दादाजी, पिताजी और आपके द्वारा बहुत मेहनत से कमाई गई संपत्ति, मेहनत से बनाया हुआ घर, ऑफिस, प्रॉपर्टी फ्री में उन लोगों को दे दी जाए जो 70 साल से सब फ्री में ले रहे हैं, तो आप लोग कांग्रेस को वोट देंगे क्या? बीजेपी नेता ने लिखा, सम्राट भरत का भारत चीन पाकिस्तान बना दिया, राजा हरि सिंह का कश्मीर चीन आतंकिस्तान बना दिया। अब आपका धन चीन उनको देने की ख्वाहिश है जिनकी आबादी आज़ाद भारत में 2.5 करोड़ से 21 करोड़ हो चुकी है, क्योंकि इनका मानना है देश पर पहला हक है सिर्फ मुसलमानों का। एक सर ने लिखा, संपत्ति के समान बंटवारे का वर्तमान कांग्रेसी चरम वामपंथी निहिलिस्ट एनार्किस्ट विचार पूरी दुनिया में फैल चुका है। इससे सिर्फ अमीरों को ही नहीं, गरीबों को भी डर लगता है कि पता नहीं ये क्रांतिकारी कहीं इससे भी बुरी स्थिति में तो नहीं ले जाएंगे। अमूमन हर किसी के पास खोने को कुछ है और भिखारी क्रांति करते नहीं हैं। फ्रांस ने 1799 में क्रांति करके राजाशाही को खत्म किया और पहले से बुरे हाल हो गए तो 1804 में नेपोलियन को राजा बना दिया। एडमंड बर्क ने इस बारे में जो सिद्धांत दिया है वह आज भी सच है। मानव सभ्यता की विकास में व्यक्तिगत धन संचय और कमाने की भूख की बड़ी भूमिका है। इसके बिना हम बैलगाड़ी युग में पड़े रहते। अतीत में बिरला और बजाज आदि की पार्टी रही कांग्रेस, जो भारत में पूंजीपतियों की मूल पार्टी थी, उसने अपना डीएनए बदल लिया है। यह दुखद है। साथ ही में कांग्रेस की बात भी लोगों को डराती है कि मुसलमानों को संपदा में पहला हक का मतलब क्या है।
एक और ने लिखा कि राहुल गांधी जी, अगर माइनॉरिटीज की इतनी ही चिंता सता रही है तो वक्फ बोर्ड के पास खूब पैसा और जमीनें हैं, उनसे लेकर बांट दो इन भिखारियों में। एक बार ये ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाकर तो देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला किया था। उन्होंने कहा कि वह केरल के वायनाड से भाग जाएंगे क्योंकि उन्हें वहां के लोगों का समर्थन हासिल करना मुश्किल हो रहा है। अब यह होता हुआ भी दिख रहा है। केरल की सत्ताधारी पार्टी सीपीएम के समर्थक विधायक पीवी अनवर ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपने नाम के साथ गांधी उपनाम का उपयोग नहीं करना चाहिए। अनवर ने कहा कि राहुल गांधी का डीएनए टेस्ट करवाया जाना चाहिए। इंडी गठबंधन की पार्टी सीपीएम के विधायक के बयान का बचाव केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया है। उन्होंने राहुल गांधी को चिताया भी है। पीवी अनवर के डीएनए वाले इस बयान के बाद केरल में काफी हलचल मच गई है। कांग्रेस नेता ने सीपीएम नेता पर हमला बोला है। कांग्रेस ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। कांग्रेस ने पीवी अनवर पर पुलिस कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि अनवर का यह बयान सीएम विजयन की सह पर आया है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस 26 अप्रैल को वायनाड में मतदान का इंतजार कर रही है। इसके बाद जैसे राहुल गांधी 2019 में अमेठी से भाग गए थे, उसी तरह यहां से भी भागकर छोड़कर चले जाएंगे। केरल के मलप्पुरम की नीलांबूर विधानसभा सीट से विधायक पीवी अनवर ने एक रैली में सोमवार को कहा, कुछ दिनों से राहुल गांधी चतुर्थ श्रेणी के नागरिक बन गए हैं। उनको अपने नाम में गांधी नहीं लगाना चाहिए। क्या वे नेहरू परिवार का कोई आदमी ऐसा बयान दे सकता है? मुझे शक है उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। पीवी अनवर का यह बयान राहुल गांधी के एक बयान के जवाब में था। राहुल गांधी ने केरल में कांग्रेस के लिए प्रचार करते समय मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर प्रश्न उठाए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि देश के 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन विजयन अब भी बचे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि मैं 24 घंटे भाजपा की आलोचना करता हूं और विजयन 24 घंटे मेरी आलोचना करते हैं। यह समझ से बाहर है। गौरतलब है कि सीपीएम और कांग्रेस दोनों ही इंडी गठबंधन के सदस्य हैं। केरल में दोनों अलग अलग लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने केरल में मुख्यमंत्री विजयन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वह उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। उधर राहुल के लोकसभा क्षेत्र में भी सीपीएम ने अपने नेताओं को राहुल के विरुद्ध लगा दिया है। पीवी अनवर के इस बयान ने इस लड़ाई को और पेचीदा बना दिया है। पीवी अनवर के इस डीएनए वाले बयान पर उनका बचाव मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी किया है। उन्होंने राहुल को सोच समझकर बोलने की सलाह दी। विजयन ने राहुल गांधी को चेताया है कि वह जब केरल में नहीं होंगे तो इंडी गठबंधन को काफी गंभीर दिक्कतें होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी स्थानीय नेताओं के आरोप दोहरा रहे हैं। विजयन ने इससे पहले भी राहुल पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था, राहुल को बोलते समय सावधान रहना चाहिए और यह जानना चाहिए कि उनको करारा जवाब मिलेगा। राहुल कोई ऐसे आदमी नहीं है जो आलोचना से परे हो। बातचीत में कांग्रेस नेता कहते हैं कि राहुल गांधी अब बदल गए हैं। मैंने सोचा था कि देश भर में घूमने पर राहुल को कुछ मालूम हुआ होगा, लेकिन उन्होंने हाल ही में केरल में जो कहा वह एक नेता के लिए अशोभनीय था। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आने से पहले ही सूरत सीट जीत ली है। यहां से पार्टी के प्रत्याशी मुकेश दलाल ने जीत दर्ज की है। अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार रहे नीलेश कुंभानी पार्टी के संपर्क में नहीं हैं। वे जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही बीजेपी को एक लोकसभा सीट पर जीत मिल गई है। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन पहले ही रद्द हो गया और उसके बाद सूरत लोकसभा से 8 निर्दलीयों ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है।
इसके बाद भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए। अब बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के उम्मीदवार रहे नीलेश कुंभानी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार वे इसी हफ्ते बीजेपी से जुड़ सकते हैं। गुजरात की सूरत सीट से कांग्रेस को झटका लगने के बाद अब खबर है कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े नीलेश कुंभानी अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कुंभानी इस सप्ताह के अंत तक या उसके बाद भाजपा में शामिल होंगे। दूसरी ओर कांग्रेस कुंभानी के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। जानकारी सामने आई है कि बीजेपी ने नीलेश कुंभानी को बीजेपी में शामिल करने की तैयारी पूरी कर ली है। नीलेश कुंभानी के घर के बाहर जमा कांग्रेसी कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। उनका दावा है कि निर्विरोध जीत की स्क्रिप्ट पहले से ही तय थी। ऐसा आरोप कांग्रेस के कुछ नेता भी लगा चुके हैं। भाजपा की निर्विरोध जीत के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, यह सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। नीलेश कुंभानी के प्रस्तावकों के हस्ताक्षरों में गड़बड़ी सामने आई थी। इसी का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने उनका नामांकन रद्द कर दिया था। बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को जीत का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने अपने प्रभाव के जरिए मुकेश दलाल को चुनाव जितवाया है। कांग्रेस ने सीट पर नए सिरे से चुनाव की मांग की है। कांग्रेस इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है। कांग्रेस नेताओं का एक डेलीगेशन मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त से मिला। यहां पर उन्होंने मांग की कि सूरत सीट पर दोबारा से चुनाव प्रक्रिया कराई जाए। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से आग्रह किया है कि सूरत सीट पर चुनाव स्थगित करवा दिया जाए। सूरत सीट से चुनाव जीतने के बाद मुकेश दलाल को सांसद के तौर पर प्रमाण पत्र दे दिया गया है। मुकेश दलाल चुनाव से पहले सूरत के सांसद बन गए हैं। चुनाव अधिकारी ने मुकेश दलाल को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया है। हालांकि इसे लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।